जवाब देना पड़ेगा। मैं आज चर्चा जिस विषय को लेकर होने जा रही है वो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के कैंपेन की मेगा तैयारी की। पीएम मोदी की कितनी रैलियां होंगी, हर बूथ पर कैसे मजबूत किया जाएगा पार्टी को, शहरों से गांव तक क्या रणनीति होगी, सब कुछ तय हो चुका है और रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब सवाल ये कि जब एक तरफ मोदी शाह की अगुवाई में बीजेपी की इतनी बड़ी प्लानिंग है तो विपक्ष कहां है? ना नेता तय हुआ, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, फिर किस दम पर विपक्ष पीएम मोदी का विजय रथ रोकने के दावे कर रहा है? सवाल तो कई हैं, सवाल सबसे बड़ा लेकिन यही कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी के सामने विपक्षी गठबंधन या फिर विपक्षी पार्टियों की अपनी स्ट्रैटेजी क्या? 24 विजय अभियान, मोदी ने संभाली कमान, प्राण प्रतिष्ठा के बाद रैली, बैठक और रोड शो करेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की 140 रैलियां हैं। 4 से 11 फरवरी तक बीजेपी का गांव चलो अभियान होगा। गांव चलो अभियान से हर बूथ पर 51% वोट का लक्ष्य मतदाताओं को विकास कार्यों के बारे में बताया जाएगा। 7 लाख गांव और शहरी बूथों पर एक कार्यकर्ता रहेगा। बीजेपी के उम्मीदवारों से संवाद करेंगे पीएम मोदी और बीजेपी के हर क्लस्टर में 7 से 8 लोकसभा की सीटें, हर क्लस्टर की एक सीट का दौरा करेंगे पीएम मोदी। राज्य स्तर की टीम में एक संयोजक और 4 सह संयोजक, जिला स्तरीय टीमों में एक संयोजक और 2 सह संयोजक, मंडल स्तर की टीमों में एक संयोजक और एक सह संयोजक होगा। तो देखिए, आपने पूरी स्ट्रैटेजी को समझा। बहुत ही अगर बारीकी से इस पूरे गणित को देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। अब सवाल आता है कि जब मुकाबले की बारी आ रही है तो सामने वाली पार्टी की क्या तैयारी? मान लीजिए बीजेपी ने गांव गांव, चप्पा चप्पा, बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख से लेकर महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सबको साधने की पूरी प्लानिंग की है। बहुत ही बारीकी से गणित बिठाया। विपक्ष के पास क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। भास्कर घोष रहेंगे हमारे साथ में, बीजेपी लीडर, चंद्रमोहन शर्मा रहेंगे कांग्रेस लीडर, और आलोक पांडे जी हमारे साथ में रहेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के साथ में शुरुआत करूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, किसी भी पार्टी की जीत के लिए सबसे जरूरी तैयारी क्या होती है? देखिए, उसकी तैयारी, उसकी रणनीति होनी चाहिए और उसकी रणनीति के अंदर उसकी ये प्रणाली होनी चाहिए कि वो किन मुद्दों के ऊपर देश की जनता से बात करेगी और देश की जनता को उन मुद्दों के ऊपर लाकर केंद्रित करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है और इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर विपक्ष मतलब जनता तक अपनी पहुंच बनाना सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी होती है। जनता को भरोसे में लेना, जनता को भरोसे में लिया सकता है जब आप उनके साथ में संवाद स्थापित करेंगे। तो मैं बीजेपी का प्लान बताती हूँ जिसकी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास है और फिर मैं कांग्रेस की क्या तैयारी है वो जानना चाहूंगी। बीजेपी पन्ना प्रमुख, बूथ स्तर पर लेकर इसके अलावा अलग अलग राज्यों में मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम लोगों की जिम्मेदारियां तय हो चुकी है। मैं चलिए पर्टिकुलरली कांग्रेस की बात करती हूं। तो क्या कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अलावा किसी और स्ट्रैटेजी पर अब तक काम कर पाई है क्या? देखिए, विपक्ष की स्ट्रेटेजी यही है कि सरकार की उन कमियों को उजागर करे जिन कमियों से देश की जनता का सरोकार रहे। और विपक्ष के रूप के अंदर कांग्रेस ने और जितने भी विपक्षी दल है निरंतर सरकार की उन कमियों को सरकार की नीतियों के प्रति लोगों को अवगत कराने के लिए जन जन तक पहुंच बनानी होगी। अब मैं बड़े बड़े राज्यों की बात करती हूँ जहां पर कांग्रेस का संगठन क्या है वो मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा वक्तव्य पूजा होने से पहले आपका कमेंट्स आ जाता है, तो विपक्ष की आवाज और जनता तक बात कहाँ पहुंचेगी? मुझे लगता है ना, सुनिए चंद्रमोहन शर्मा जी, सुनिए एक सेकंड सुनिए चंद्रमोहन शर्मा जी, जो एनर्जी आप पूजा यादव पर कटाक्ष करने के लिए या फिर मीडिया पर कटाक्ष करने के लिए कर रहे हैं, उससे बेहतर अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर और पार्टी की मेहनत पर फोकस करते तो पूजा यादव को आपसे सवाल ना पूछने पड़ते। कांग्रेस इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा कि सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ कर रही हूँ। अच्छा लगेगा, ये जनता जानती है। सुनिए, आपके कुछ आरोप लगाने से मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जनता के लिए क्रेडिबल हूँ, है ना। मैं आपको सबसे पहले मौका देकर ये पूछ रही हूँ कि आपकी तैयारियां क्या हैं और आप मेरे पर छीटाकशी करने लग गए। बात के साथ बात लगा देती है तो क्या फायदा होगा? तो सवाल पूछूंगी ना, मेरा काम है सवाल पूछना। अगर मुझे मैं अगर एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष को चाहती हूँ कि मजबूत हो तो मैं सवाल पूछूंगी कि जनता को बताइए आपकी क्या तैयारियां हैं। मैं आपकी डिबेट में सुनूंगा, बोलूंगा नहीं और अपनी उपस्थिति जाहिर रखूंगा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप के अंदर मैं बैठा हूं, क्योंकि जब आप ही ने बोलना है सारा तो आप बोलते रहिएगा, मैं हाँ मुंडी लाता रहूंगा ऐसे करके, हाँ जी नहीं है। फिर मुझे बुलाया किस लिए आपने? फिर परेशान क्यों कर रहे हैं आप मुझसे? अब मेरे प्रश्न का सवाल देंगे आप? क्या तैयारियां हैं आपकी? संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस कितना मजबूत है? मैं पूरा 1 मिनट देती हूं। आप बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करने से ज्यादा पार्टी की तैयारियां क्या है, इस पर बात कीजिएगा। नहीं तो क्या हम कटाक्ष हेमा मालिनी पे करेंगे?
राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक हेमा पार्टी के ऊपर ही मालिनी, करेंगे हेमा ना मालिनी, कटाक्ष। आप एक महिला के प्रति कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी कैसी अभद्र डिबेट भाषा। करना चाह रही हैं? हेमा मालिनी भी, आप मुझे हेमा बताओ, मालिनी भी देश एक का नेता विपक्ष है। किस पे कटाक्ष हेमा करेगा? मालिनी भी एक देश नेता का है, विपक्ष किस जनप्रतिनिधि पे हैं, कटाक्ष करेगा? और वो भी अपनी जो बीजेपी की सत्ता में जनप्रतिनिधि पार्टी है, उस हैं, पे कटाक्ष जनता नहीं की करेगा। जनप्रतिनिधि हैं, उसी पार्टी से हैं। पूजा जी, आप मुझे बताइए कि राजनीतिक पार्टी एक विपक्ष महिला के किस पे प्रति कटाक्ष आपकी करेगा? क्या सोच है वो कटाक्ष मैंने तो देख उसी पे ली। करेगा ना जो सत्ता में होगा। आपकी एक महिला के प्रति क्या सोच है वो मैंने देख ली कि उस सरकार पर नहीं करेंगे तो हेमा मालिनी पर करेंगे। आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, डिबेट थोड़ा करवानी है आपने। और मैं डिबेट छोड़ के भगता नहीं हूं। अब मैं अरे बोलूंगा नहीं, आप बोलते आपकी रहिए, महिलाओं के प्रति क्योंकि क्या सोच है? आपको जो कहा आप गया, मुद्दे आप पर वो बात करेंगे, फिर जवाब मुद्दे पे- दीजिए। आप मुद्दे पे मेरे बोलने पास का इतना दे रहे वक्त नहीं है सर, जवाब दीजिए। मैं तो गिनती मेरे का पास आपको भी 1 वक्त मिनट नहीं दे रही हूँ, है। काउंट कर लिया मैंने, शुरू कर दिया, आप बोलिए। मुद्दे पे बोलने का दे रहे हैं? आप बेटा, मैं बैठा हूं, आप किसी और से प्रश्न कर लीजिए। ठीक है, आलोक पांडे जी, जल्दी से आप बात सुन रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की। मैं उनकी बात पर नहीं जाना चाहती क्योंकि बड़ा लिमिटेड वक्त है, मैं चाहती हूं कि इसका बड़ा यूटिलाइजेशन हो, जनता के हितों की बात हो। आप देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में आप बीजेपी को और कांग्रेस को कहां पर आंक रहे हैं? देखिए, प्रिपरेशन के लेवल पर कांग्रेस बहुत पीछे है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, तो कांग्रेस की प्रिपरेशन कमजोर है। इसीलिए हमारे कांग्रेस के भाई को ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि आज के डिबेट का टॉपिक ही प्रिपरेशन बेस्ड है, टॉपिक कुछ अलग नहीं है। और रहेगी बात ये हेमा मालिनी पे कटाक्ष करने का, ये एक जेंडर बायस बयान है और नहीं आना चाहिए। और मीडिया पर अभी मैं दूसरे चैनल पे था, वहां भी कांग्रेस के भाई जो हमारे प्रवक्ता थे वो भी बोलने नहीं दे रहे थे। तो इस समय कांग्रेस की जो रणनीति है कि आप चैनल में जाएं और चैनल की बात को, डिबेट को डिरेल करें, तो इससे बचना चाहिए। मैं अभी जस्ट इसके पहले दूसरे चैनल में था, वहां भी कांग्रेस के नेता की यही रणनीति जो अभी हम चंद्रमोहन जी की देख रहे हैं। अब आते हैं कांग्रेस की तैयारी में, तो देखिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहले पार्ट 1 की और कहा गया कि कर्नाटका में और हिमाचल वो जीते, मैं मान लेता हूँ जीते। अब वो पार्ट 2 की यात्रा कर रहे हैं। जब यात्रा न करके, मेरा मानना है एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, बाकी कांग्रेस अपनी रणनीति जानने, उन्हें रैलियों पर बिजी होना चाहिए, उन्हें रणनीति बनाने पर बिजी होना चाहिए। तो राहुल गांधी भागे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, राहुल गांधी उस पूरी जो कंट्रोल करना चाहिए पूरे इंडिया गठबंधन को, उसकी जगह पर आप केवल अपनी कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप तो बड़े भाई हैं। तो राहुल गांधी अगर मजबूत होंगे, अगर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस मजबूत नहीं होगी इससे? एक्चुअली समस्या ये है कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी आप अगली परीक्षा हो जाएगी कि कितने मजबूत होते हैं, क्योंकि जो जिन राज्यों में पहली बार भारत जोड़ो पार्ट 1 से कहा जाता है कर्नाटका जीते, क्योंकि हिमाचल तो नहीं जीते उस यात्रा में, वहां गए भी नहीं थे वो, हनुमान जी थे भी कि उड़ के चले जाते। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पूरा फोकस किया जा रहा है, जहां पर पूरी एनर्जी लगाई जा रही है, वो एनर्जी वेस्ट है क्योंकि इसका फायदा चुनावी तौर पर हुआ ही नहीं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले यात्रा में भी लाभ नहीं मिला, क्रेडिट जरूर देते रहे, और दूसरी यात्रा में बिल्कुल लाभ मिलने की गुंजाइश कम है। ये रणनीतिक भूल है। हो सकता है कि मुझे भाजपा का प्रवक्ता कहते हैं अभी, लेकिन मैं मानता हूँ एज एनालिस्ट, लेकिन अगर इतना ही कमजोर होते राजनीतिक तौर पर राहुल, तो फिर बीजेपी की जुबान पर राहुल राहुल क्यों रहते? जितने भी कटाक्ष है वो राहुल पर होते हैं। पर आसान है पूजा जी, बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी की चाहती कांग्रेस तो हमेशा जो है राहुल गांधी करें और वो सत्ता में हमेशा बने रहे, क्योंकि राहुल गांधी जो पॉलिटिकल ब्लंडर करते हैं, जब वो कहते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, तो एक कांग्रेस का नेता इस तरह का बयान देगा पूजा जी, तो बीजेपी के लिए तो आसान पीछे बैटिंग करने के लिए। इसलिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए राहुल गांधी उपयोगी हैं? भास्कर घोष साहब, बिल्कुल उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी के लिए उपयोगी है राहुल गांधी। आप राहुल गांधी को मजबूत नेता मानते भी नहीं और ले देकर आप राहुल गांधी के ही पीछे पड़े रहते हैं, जब भी देखिए उन पर हमले बोलते रहते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि राहुल गांधी, आप देख लीजिए, जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तब से बीजेपी कहां पर खड़ी है, आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। अगर सोनिया गांधी थी नेतृत्व में। चलिए ठीक है, जवाब दीजिएगा भास्कर घोष साहब। पूजा जी, जब आज सारे संसार राममय है, सारे भारतवर्ष वेट कर रहा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होंगे, तो हमारे मित्र जो हैं कांग्रेस से जो है चंद्रमोहन शर्मा जी जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ना उन्हें राम जी के ऊपर विश्वास है, ना सीता जी के ऊपर विश्वास है, और इसीलिए वो महिला के ऊपर ऐसा टिप्पणी कर सकते हैं। यही शायद कांग्रेसी कल्चर है, यही शायद कांग्रेसी कल्चर है। लेकिन हमारे जो राम राज्य की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, हमारे मूलभूत जो हमारे स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट, गवर्नेंस
अंत्योदय योजना के ऊपर, ये 3 खंभों के ऊपर हमारा स्ट्रेटेजी है। जो हम आज काम कर रहे हैं, एक पिरामिडियल स्ट्रक्चर, हमारा जो रेजिमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे पिरामिडियल स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर नीचे तबके के लोग जो एकदम मंडल और बूथ तक पहुंचते हैं, इसके लिए हमारे पन्ना प्रमुख है, इसके लिए हमारे बूथ प्रेसिडेंट है, इसीलिए हमारे मंडल प्रेसिडेंट है, इसलिए हमारे जिला प्रेसिडेंट है, जिला कमेटी है, मंडल कमेटी है। सारे लोग जो है उनका एक ही चेष्टा रहता है कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय योजना है कि आखिरी लोग तक हमारे सारे सुविधा पहुंचे, हमारे जो विचारधारा पहुंचे, उसी संदर्भ में काम करते हुए हमारे रणनीति तैयार होती है। और आप देख लीजिए, आज जब 22 तारीख को राम पर ये कह देंगे अगर काम पर इतना भरोसा है तो फिर आप राम नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पूछते हैं कि अगर इतना ही काम पर भरोसा है तो फिर क्यों राम नाम का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं? पूजा जी, ये तो कांग्रेस और विरोधी पक्ष और इंडिया इंडी जोड़ जो है, इनका एक मैं कहता हूं कि इनका एक प्रोपेगेंडा जो ये फैला रहा है। हम राम के भरोसे, क्विक रिएक्शन, एक 10 सेकंड है मेरे पास आखिर में, गवर्नेंस तय इसका कोई करते हैं। जवाब है? फोटो खिंचवाने के लिए बैठा हूं। डिबेट तो आपकी भाजपा के एक राजनीतिक वाले कर रहे हैं और एक भाई नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है, आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो आप सिर्फ छीटाकशी कीजिए और आरोप लगाइए। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, आपको सबसे ज्यादा मौका दिया, उसके बाद भी अपनी बात आप रख नहीं पाए। किसी के दामन पर कीचड़ उछाल देने से अपने दामन के दाग साफ नहीं हो जाया करते।